जय हिंद। 14 जुलाई 1789 पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर में ऐलान। फ्रांस पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, और वहां पर एक ऐलान बजता है। ऐलान यह बजता है कि सम्राट नागरिकों पर गोली चलवाना चाहता है। ये अफवाहें फैल गई थी, लगभग 7,000 लोग इकट्ठा होकर मिलिट्री बना लिया, अर्थात समूह बना लिया। लोगों का एक ऐसा मिलिट्री को समूह बना लिया जो सरकारी बिल्डिंग पर अटैक करना चाहते थे। अब ये क्वेश्चन उठता, अटैक करना क्यों चाहते थे? क्योंकि वही सरकारी बिल्डिंग जिसे बास्तील के किला के नाम से जाता था, वह राजा का निरंकुश शासन का प्रतीक था। इसीलिए लोग इकट्ठा होकर वो भीड़ राजा के निरंकुश शासन प्रतीक को अर्थात बास्तील के किले को गिराकर और क्रांति का आगाज करना चाहते थे। जब ये क्रांति का आगाज करना चाहते थे तो उसमें मात्र 7 कैदी मिले थे, जिनको छुड़वा दिया गया, रिलीज कर दिया गया और राजा का निरंकुश शासन का शासन का प्रतीक समाप्त कर दिया गया। मात्र इसमें 7 ही कैदी मिले और इस 7 कैदी में रिहा करवाने पर बास्तील का जो कमांडर था वो मारा गया। और जब ये किला ढहाया गया तो उसका ईंट व पत्थर फ्रांस के बाजारों में बेच दिया गया। और आज के लोग वहां इसको सजो कर रखे हैं कि ये ईंट का जो पत्थर था वो पत्थर आज भी लोग सजो कर इसे रखे हैं, क्योंकि लोग बताना चाहते हैं कि कैसे एक राजा था जिनका नाम लुई 16वां था, उसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। तो जनता एक होकर राजा कैसे जो है निरंकुश शासन को समाप्त किया था। इसीलिए आज अपने बाल बच्चों को वहां पर फ्रांस में लोग बताते हैं कि निरंकुश शासन को समाप्त कैसे किया जाता है। और आज भी कहते हैं कहीं भी ऐसा होता है तो एक होकर हम लड़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्रांस का समाज कैसा था जो राजा निरंकुश हो गया? फ्रांस का समाज कैसा था जो राजा क्या हो गया? निरंकुश हो गया। 18वीं शताब्दी में, अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी में 1774 में, कल 1774 में 18वीं शताब्दी के 1774 में लुईस 16वां का शासन था। लुईस 16वां, ये देखो लुईस 16वां का शासन था 1874 में फ्रांस में। 18 बात है। और ये लुईस जो था ये बर्बन खानदान का था। जो लुईस वहां था, ये 16वां जो था वो बर्बन खानदान का था। बर्बन फैमिली, ये बर्बन फैमिली का जो है राजा लुई 16वां था। 20 वर्ष का था तब इसकी शादी, ध्यान से देखिएगा, जब 20 वर्ष का था तब इसकी शादी मेरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। जब ये 20 वर्ष का था तब इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। जब इसकी शादी हुआ तो खजाना उस समय खाली था, और खजाना खाली होने के कारण था 2। पहला कारण था कि 13 अमेरिका बस्तियां इंग्लैंड के पास था। तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद किया था इंग्लैंड से छुड़ाने के लिए। तो जब इंग्लैंड से छुड़ाया तो अमेरिका तो 13 बस्तियां खाली हो गई, लेकिन फ्रांस के हाथों कुछ नहीं लगा। और इसी चक्कर में उसको छुड़ाने में फ्रांस का खजाना खाली हो गया, अपना पैसा पूरा झोंक दिया अमेरिका की 13 बस्तियों को खाली कराने में। एक कारण यह रहा। दूसरा कारण, जब इसकी शादी मेरी एंटोइनेट से हुआ तो वो बहुत फजूल एक्स्ट्रावेगेंट थी। वो बहुत फजूल खर्चा करती थी, और रानी इतना अधिक शान शौकत से रहती थी, इतना अधिक ओवर काम करते थे कि उससे पैसा ज्यादा लगता राजा का। और राजा का पैसा एक कारण ये भी था जिससे खजाना खाली हो गया। और फ्रांस पहले से ही 2 बिलियन लिब्रे कर्जा था। फ्रांस 2 बिलियन लिब्रे वहां की करेंसी है फ्रांस की। तो 2 बिलियन लिब्रे फ्रांस क्या था? पहले से कर्जा था। अब फ्रांस पहले से 2 बिलियन लिब्रे कर्जा था, और वहां रानी भी इतना शान शौकत, जो राजा की बेटी है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और 13 इंग्लैंड से बस्तियां अमेरिका की खाली कराने में, यही सब कारण रहा जो फ्रांस का खजाना एक दिन पर दिन खाली होता रहा। और जब खाली होता रहा तो जो कर्जा था 2 बिलियन लिब्रे, उसका जो ब्याज अधिक देना पड़ता था फ्रांस को। जब उसका ब्याज निकलता था तो ये ब्याज जो है अधिक और देना पड़ता था फ्रांस को।
तो दिन पर दिन समस्याएं फ्रांस में और बढ़ती गई। जब फ्रांस में समस्याएं और बढ़ती गई तो अब सेना कैसा चले, न्यायालय कैसे चले, सरकारी भवन का कामकाज कैसे हो, विश्वविद्यालय कैसे चले, सड़क प्रकार कैसे हो, और तमाम ऐसे काम थे जो बाधित हो रहे थे। इन सब को चलाने के लिए राज्य को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। और टैक्स वो मिल नहीं रहा था कि जनता कहां से टैक्स दे। जो जनता टैक्स देती भी थी वो चला था कर्ज में। तो दिन पर दिन वहां समस्याएं बढ़ती गई। तो अब वहां पर जो समस्याएं बढ़ी तो वहां सब कारण ये रहा कि पहली बात तो सर्वाइव नहीं कर सकते थे इतने कम पैसा में, जो है फ्रांस का राजा लुई 16वां। और वहां जो समाज था वो समाज भी विभिन्नताएं थी। तो एक कारण ये क्लियर हो गया, आर्थिक रहे। दूसरा कारण, फ्रांस में जो सामाजिक ढांचा था वो बहुत अनियमित था। फ्रांस का सामाजिक ढांचा देख लीजिए ऐसा था। यह आर्थिक परिस्थितियां हमने क्लियर किया समाज में, और आज क्लियर करते हैं अभी सामाजिक परिस्थितियां। तो फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा था। फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा था। फ्रांस का समाज पहला था चर्च, जिसे पादरी वर्ग कहते थे। ये लोग जन्म से ही पैदा हो जाते थे इस वर्ग में, तो उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। और दूसरा था कुलीन वर्ग, जो सेकंड वर्ग था कुलीन वर्ग। ये लोग भी जो है इस परिवार में, इस समाज में पैदा हो जाते थे, तो इनको भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। और तीसरा था जनसाधारण लोग। समाज जो था वहां फ्रांस का तीसरा था जनसाधारण लोग। जनसाधारण लोग में इसमें भी 3 कैटेगरी था। पहला ABC को हम डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं। तो व्यापारी वर्ग था, डॉक्टर था, वकील था। ये पहला था पढ़ा लिखा परिवार जो समाज था, वो जनसाधारण पहला वर्ग था। दूसरा था शिल्पकार, छोटे व्यापारी थे, मध्यम व्यापारी थे, ऐसा जो काम करते थे, थोड़ा बहुत अपना जमीन भी था, वो दूसरे वर्ग में थे। और जो तीसरे में थे जनसाधारण, तीसरे वाले, वो मजदूर थे, बिना खेती वाले थे। दिन पर जितना काम करते थे उतना पैसा मिल जाए, वही जो अपने आप को धन्य समझते थे, वो ऐसे वर्ग समाज में रहते थे। तो सामाजिक ढांचा यह था। लेकिन अब कारण देखो, समाज इस तरह फ्रांस में बटा था, लेकिन टैक्स न पादरी वर्ग को देना पड़ता था, न कुलीन वर्ग को देना पड़ता, सिर्फ टैक्स देना पड़ता जनसाधारण लोगों को। कैसा बुरा वहां पर ये समाज था, कैसा सिस्टम बनाया रखा था। तो अब मकड़ी के जाले की तरह वो फंसे हुए थे ये जनसाधारण लोग। मकड़ी देखो कैसे जो जाले में फंस जाती है, तो जाले में फंसाए हुए थे फ्रांस के ये पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण को, और उन्हीं से जो है पैसा असूलते थे। तो किसान तो 90% पूरी जनसंख्या में था। जितनी जनसंख्या वहां थी वहां 90% तो किसान थे, लेकिन वो 90% में जमीनें सबसे ज्यादा पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, 60% जमीनें जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे। और जनसंख्या वहां 90% किसान थी, लेकिन ये 90% किसान होते हुए 60% जनसंख्या जो थी वो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग काम करते थे, उनके पास काम करते थे। तो जाले की तरह फंसाए हुए थे वहां के पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और जनसाधारण को ही टैक्स देना पड़ता था। अब जब फ्रांस में एक कारण और बढ़ा, जब फ्रांस में जनसंख्या जो कहा था कि 23 जो है पहले बिलियन जनसंख्या थी, 23 बिलियन फ्रांस की जनसंख्या थी। कब? ये सन 1715 के आसपास, 1715 के आसपास 23 बिलियन जनसंख्या फ्रांस की थी, और जनसंख्या 28 मिलियन हो गई। कितनी हो गई? 28। यहां पर मिलियन नहीं है, बिलियन, मिलियन है यहां पर, मिलियन। तो 23 मिलियन 1715 में थी और 28 मिलियन हो गई कब? 1789 में। तो 1789 में 28 मिलियन हो गई और 23 मिलियन थे 1715 में। तो कितना बढ़ा? लगभग 23 पर 28 5 मिलियन बढ़ गए। तो फिर इतना कितना बढ़ गया? तो हमारे यहाँ 5 साल में बढ़ जाती है। तो इतने साल, इतने उम्र समय में इतना बढ़ गया, लेकिन ये बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ी हुई मानी गई। और जब जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई, सूखा पड़ने लगा, वहां एक कारण और निकल आया, ओले पड़े, भुखमरी बढ़ गई, तनख्वाह भी नहीं लोगों को बढ़ रही थी। और मिडिल क्लास की सोच क्या था कि उन्हें स्वतंत्र आजादी मिले, कानून के बराबर हों, शिक्षा के समानता मिले। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये कारण, ये सामाजिक परिस्थितियां देखा आपने, कैसा जनसंख्या बढ़ गई वहां पर, कैसे लोगों का जो समाज कैसा था। तो ये कारण ये रहा। और राजनीतिक परिस्थितियों में, वहां पर राजनीतिक परिस्थितियों में जो था वो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पास ही राजनीतिक परिस्थितियां डिपेंड थी। वो भी वही राजा के लड़का राजा, राजा के लड़का राजा बनता था, ये भी एक कारण था। और विचारों और दार्शनिकों का प्रभाव क्या पड़ा कि इसे रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम किताब लिखा था। तो रूसो ने बता दिया था कि कैसे वहां का सिद्धांत काम करेगा।
सामाजिक समाज संविदा रूसो का किताब था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बता दिया था इन्होंने। जॉन लॉक ने समझा दिया था, वॉल्टेयर ने समझा दिया था। वॉल्टेयर का तो सबसे अच्छा है सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने समझाया, मॉन्टेस्क्यू ने समझाया था, किताब थी उनका द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो 1689 में लिखी गई, 1755 तक चली। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था कि कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, विधायिका कैसे काम करेगी। तो ये जो रहा वो जो है विचारों और दार्शनिकों के कारण ऐसा वहां समाज चाहता था, वहां की जनसंख्या ऐसा समाज चाहता था। इन लोगों ने विचारों ने ऐसा प्रभावित किया कि पूरी जनता आक्रोश में आ गई और उनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा समाज नहीं रहा जब लुई 15वां था, लुई 14वां था। क्योंकि लुई 16वां के समय विचारों और दार्शनिकों का ऐसा प्रभाव पड़ा वहां पर कि लोग एक होकर और 14 जुलाई 1789 को उसी 7,000 लोगों में भीड़ रखी, ये सब कारण बना। और जाकर बास्तिल के किलों को गिराकर ईंट और पत्थरों को फ्रांस के बाजारों में बेच दिया गया। तो एक छोटा सा पॉइंट रहा, फिर अब आगे क्लियर करेंगे फिर कैसे राजा कैसे मान गया कि अब हम आपके समक्ष जो आप यहाँ से जनता जाएगी तो एक जो है स्टेडियम होगा, कोर्ट स्टेडियम, वहां खड़े होकर क्या क्वेश्चन करेंगे। अब राजा कैसे मानेगा कि हाँ हम सर्वोपरि नहीं हैं। अब जो आप बनाएंगे कानून वो सर्वोपरि रहेगा। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय